क्लियर है मैंने क्या बोला कि कौन सा प्रेजेंटेशन सही है कौन सा गलत है? ठीक है ना? तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ गया। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इतना ही था, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन की सेम स्पिन नहीं हो सकती, उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। तो इसी को हम दूसरे सेंस में क्या बोल सकते हैं कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स सेम। क्लियर? एनीवन, कोई भी डाउट है तो प्लीज। ठीक है चलो, तो हो गया ये भी। ये क्वेश्चन आता है एज अ वन सेंटेंस, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करके। तो उन्होंने घुमा फिरा के सारी चीजें वही लिखी है, बार 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 बार, सब अलग अलग एक्टिव पैसिव वॉइस खेला है इन्होंने। ठीक है ना, पता है ना एक्टिव पैसिव वॉइस, एक ही स्टेटमेंट को घुमा घुमा के लिखता है ना। एग्जाम में किसी को अगर क्वेश्चन लिखने नहीं आता, आप तो बोर्ड्स देके आए हो तो आपको तो पता ही होगा, बोर्ड्स में ऐसे ही तो करते हैं कुछ स्टूडेंट्स। अगर समझो कुछ क्या, सब लोग ऐसे ही करते हैं, मैं भी करता था, है ना। कि अगर समझो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है हिस्ट्री का या कुछ, तो हमें अगर उस क्वेश्चन के अंदर 10 पॉइंट बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट करके लिखते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, इंग्लिश लैंग्वेज को घुमा घुमा के। एक्टिव पैसिव वॉइस इसको बोलते हैं, है ना। ऐसा करते हैं। नहीं आता तो और कोई आइडिया नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा दिख, आंसर्स बड़ा दिखना चाहिए, बड़ा दिखा तो मार्क्स मिल जाता है बोर्ड्स में। ठीक है, बाकी अगर उसने सामने वाले ने अच्छे से पढ़ लिया तो फिर तो उसको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, उन्होंने पूरा अच्छे से जस्टिफिकेशन दिया है कि ये देखो, ये समझो 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन, है ना। देख सकते हो आप, 3 क्वांटम नंबर सेम है, 1 0 0 1 0 0, बट देखो फोर्थ क्वांटम नंबर चेंज है, एक का प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ है ना। ये मैं इसके पहले वाली क्लास में भी पूछ चुका हूँ, तो आई थिंक आता होगा आपको, है ना। तो अगर आपको कोई पूछे कि मैक्सिमम कितने क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं किसी 2 इलेक्ट्रॉन के, 3 आंसर है ना, 3 आंसर, चारों नहीं हो सकते। तो वही सब लिखा है यहाँ पर, इन्होंने इलस्ट्रेट किया उसको। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम एटम have always a different set of quantum numbers. That means a set of n, l, and ml is the same, and ms is different. ms is different. ठीक है, since an orbital can accommodate up to 2 electrons only, the capacity of a shell with a principal quantum number n to accommodate electron is given by 2n square. ये भी पढ़ चुके हैं। एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैं शेल की बात कर रहा हूँ, शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इट इज गिवन बाय 2l प्लस 1। एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है, लॉजिक सी बात है, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या फॉर्मूला होगा। एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो कोई भी ऑर्बिटल हो। ठीक है, तो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पता करने हैं, ये फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है पता करना है, 2l प्लस 1, है ना। ऑर्बिटल के अंदर तो 2 ही होते हैं। क्लियर है? तो प्लीज, मैंने इतना ज्यादा की एक ही लाइन को इतना बार बार रिपीट कर करके सिखाया, तो उसको प्लीज पढ़ना अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यही आपने सीखा होगा पीरियोडिक टेबल में, कि कुछ लोगों को नहीं दिखा था, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ वापस। स्क्रीन पे पता नहीं अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वापस वही प्रॉब्लम होने वाली है। समझो कि ऐसे 5 ऑर्बिटल है, मैं जिनको नहीं दिख रहा स्क्रीन पे, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। समझो 5 ऑर्बिटल्स है आपके पास, डी के, डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स है ना। तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करने की बात आती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। हम हमेशा इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं, सारे ऑर्बिटल में पहले एक 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 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्बिटल में 1 2, देखो मैं जो बोल रहा हूँ सीक्वेंस उसको भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाता है, सुनो, ओरली सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये राइट वे। अब रॉन्ग वे सुनो, रॉन्ग क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने ओरली बोला है इसीलिए, क्योंकि स्क्रीन पे किसी लोग को दिखता नहीं है, कुछ लोग को। तो आपको समझ गया होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है।
मेरे बोलने पर। क्या ये वाला सही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सही है क्या? ये गलत है ना? मेरे बोलने का मतलब समझ में आ रहा है? 1 2 का मतलब क्या है कि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ भर रहा हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। हम वैसा नहीं भर सकते। हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, वो कौन से रूल के हिसाब से है? वो हंड्स रूल के हिसाब से। यही बोला था हंड्स रूल, यही हंड्स रूल है, हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाने चाहिए कि पहले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम स्पिन के होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल करो कि उनकी स्पिन सेम हो। मतलब अगर समझो कि अगर आपके पास डी ऑर्बिटल है, ठीक है, आपको पता है डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, बट समझो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको आप कैसे भरोगे? उनको जब आप भरोगे तो आप मुझे बता सकते हो? आपको पता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कंसेप्ट पता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पता है ना? तो मुझे इतना बता दो फिर, अगर आप लोगों को पता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, राइट? अगर एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन है, दैट इज क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी थोड़ी देर पढ़ा। अगर किसी ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, किसी ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ, प्लीज उसका आंसर देना। अगर आप उसका आंसर दे पाए तो इसका मतलब है आप लोगों को समझ में आ गया। समझो मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि D6 है, D6 का मतलब होता है कि मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है और उन 6 इलेक्ट्रॉन को मुझे डी ऑर्बिटल में भरना है। मेरी बातें पहले ध्यान से सुनना। मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन को मुझे डी ऑर्बिटल में फिल करना है। तो मुझे बताओ उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? चलो बताओ। ओके, लेनरॉय मैंने अनपेड बोला है। आपके पास D6 कंडीशन है, D6 कंडीशन है, और आपको बताना है कि उसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, बट अभी भी काफी लोगों का आंसर नहीं आया। ओके, आंसर इज 4, है ना? आंसर इज 4, है ना? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे उसके अंदर? 1 2 3 4 5, और फिर 6 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा वो फर्स्ट वाले के साथ पेड हो जाएगा। अब मैं स्क्रीन पे क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि कुछ लोगों को दिखता नहीं है, अदरवाइज मुझे ओरली बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं अगर जिनको स्क्रीन पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, तो आप देख सकते हो। आई होप सबके स्क्रीन पे विजिबल है ये। तो अगर स्क्रीन पे विजिबल है तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है ना? तो अगर आपको इसमें कोई पूछता है कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4, आंसर इसका कितना है? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। पेड कितने हैं? 1। पेड कितने हैं? 1। पेड कितने हैं? 1। सिंपल। अब बात आती है कि ऐसा क्यों बोला होगा, ऐसा क्यों बोला हंड्स ने? क्या रीजन है, ऐसा ही क्यों बोला? ऐसा क्यों नहीं भर सकते थे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? ऐसा क्यों नहीं फिल कर सकते? ऐसा ही क्यों भरने बोला? किसी को पता है? हाँ, एनीवन? किसी को पता है ऐसा क्यों बोला? एनर्जी लेवल्स, ओके। और एनीवन? डी जनरेशन? नहीं, मतलब नहीं पता है, आंसर्स नहीं आ रहे, इसका मतलब यही है कि नहीं पता है। ओके, ध्यान से सुनिए, सब कुछ एकदम कंसेप्चुअल है। इस चैप्टर का जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, सब कंसेप्चुअल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्वांटम नंबर्स के बाद जितना भी टॉपिक है सब कंसेप्चुअल।
सुनो, ऐसा क्यों बोला उन्होंने? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी ऑर्बिटल अगर फुल फील्ड होता है, फुल फील्ड या हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड, वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। हमेशा कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है या फुल फील्ड होता है, वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एन इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, एज कंपेयर टू एन इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। मतलब समझो, मतलब ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि 5 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास और मेरे पास डी सबशेल है, 5 इलेक्ट्रॉन है और डी सबशेल है मेरे पास, ठीक है। अब देखना, मैं वापस दो तरह से इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं, ठीक है। ओके, सबके स्क्रीन पे विजिबल है ये दोनों? मैंने दो ड्रॉ किए हैं, दोनों विजिबल है क्या पहले वो बताओ। अगर विजिबल है तो मैं आगे समझाता हूँ, ये बहुत बड़ा इशू है। ओके, तो देखो अगर स्क्रीन पे आपके विजिबल है तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इसमें से हाफ फील्ड कौन सा है और इनकम्प्लीटली फील्ड कौन सा है। हाफ फील्ड ये पहला वाला है, पहला वाला जो वो हाफ फील्ड, उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो 5 ऑब्वियसली क्या होने वाला, हाफ, मतलब सारे ऑर्बिटल हाफ फील्ड है ना, सब में एक 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 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है 2, तो सब में एक 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 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब वो ऑर्बिटल कैसा है, वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। जबकि अगर मैं अगर दूसरी तरीके से भरता, यही इलेक्ट्रॉन में अगर दूसरी तरीके से भरता, जो मैंने दूसरा डायग्राम बनाया नीचे, उसमें देखो दो ऑर्बिटल ऐसे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और एक ऑर्बिटल ऐसा है जो हाफ फील्ड है। तो क्या ये हाफ फील्ड है? ये जो मैं बोल सकता हूँ ये क्या, ये जो सबशेल है, ये पूरा जो डी सबशेल है, वो हाफ फील्ड है क्या? वो हाफ फील्ड नहीं, वो इनकम्प्लीटली फील्ड है। तो ये इनकम्प्लीटली फील्ड का डेफिनेशन है। और जो ऊपर वाला मैंने पहला डायग्राम बनाया है, जो मैंने पहला डायग्राम बनाया जिसके अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सब में है, उसको बोलते हैं हाफ फील्ड। सिमिलरली पी में भी ऐसे ही होने वाला है, पी में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 1 2 3, वो हाफ फील्ड है। पर अगर वही मैं ऐसे भरता 1 2 3, वो हाफ फील्ड नहीं है, वो हाफ फील्ड नहीं है। इसीलिए हंड ने ऐसा बोला, इसीलिए हंड्स जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि हाफ फील्ड जो होते हैं वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं। या तो हाफ फील्ड होने चाहिए या फुल फील्ड होने चाहिए, हमेशा हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। क्लियर? क्लियर है मैंने क्या बोला? ठीक है, चलो अच्छी बात। तो यही है, यही उनके पीछे, यही इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हंड्स रूल को उसका स्टेटमेंट लिखो। देखो, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, ऑर्बिटल्स ऑफ द इक्वल एनर्जी और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। देखो लिखा है ना इस बार, ऑर्बिटल्स ऑफ द इक्वल एनर्जी और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इक्वल एनर्जी को हम डीजेनरेट बोलते हैं, फॉलोज हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं जो सिंगल सिंगल है, तो मैक्सिमम होंगे ना। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने क्या भरा था, 5 इलेक्ट्रॉन फिल किए थे, तो 5 जब फिल किए थे, तो जब सब में एक एक भरा था, तो वो मैक्सिमम हो गया ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे। वही दूसरी कंडीशन में मैंने जब इलेक्ट्रॉन भरे थे 5, तो वहाँ 1 2 3 4 एंड 5 भरा था, वहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो मैक्सिमम कैसे हुआ? मैक्सिमम कैसे हुआ? इसीलिए रूल का नाम है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, follows the Hund's rule of maximum multiplicity. As per this rule, the pairing of electron in the orbital belonging to the same subshell does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got one electron each. जो मैंने बताया उसको उन्होंने अलग सेंस में बोला है, बट एक्चुअली स्टेटमेंट यही है। तो क्या बोला है, एक ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल के अंदर तब तक दो इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तब तक दो इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते जब तक उनके सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, जब तक उनके सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। जब पहले, सबसे पहले सब में अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, उसी के बाद ही पेयरिंग हो सकती है, उसके पहले पेयरिंग नहीं पॉसिबल है। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, मैं डी का एग्जांपल दिया था, डी इज अ सबशेल, डज नॉट अकर unless each orbital belonging to that subshell has got one electron each.
क्लियर, ये स्टेटमेंट क्लियर है आपको? अगर डाउट है तो मैं वापस एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है? स्टेटमेंट आई थिंक आपको क्लियर होगा ये स्टेटमेंट, और ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल, हंट्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, n प्लस एल, ये सब पता होना चाहिए, बेसिक्स था। इसी से आइडिया आती स्टूडेंट को कि हाँ ऐसा था, ये बेसिक्स था, इस वजह से ऐसा हुआ, सब अभी पता है आप लोगों को कि एटम जो होता है उसके अंदर शेल्स होते हैं। तो हम जो स्कूल से पढ़ रहे थे वो सिर्फ शेल्स थे, स्कूल से हम जो पढ़ रहे थे वो सिर्फ शेल्स थे, ठीक है? अब पता चला आपको शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है? उनका लोकेशन कैसे पता चलता है? हमें क्वांटम नंबर से पता चलता है ना? हर एक सब शेल का अलग अलग शेप्स है, ऑर्बिटल्स है, उनका ओरिएंटेशन है ना? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आती है। ओके, अब देखो क्या लिखा है, बस हो गया हमारा चैप्टर खत्म ऑलमोस्ट। कंसिडर फॉर एग्जाम फिलिंग ऑफ पी सबशेल, द पी सबशेल हैज 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, अभी पता ही आपको 3 होते हैं उसके पास, D has 5 degenerate orbitals, F has 7 degenerate orbitals. Here, pairing of electrons start when the fourth electron enters p subshell, है ना? पेयरिंग तभी होगी जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन ही है, p के पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन ही है, तो वहां पर पेयरिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम, एक मिनट, अगर आपको समझ में आया तो आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे बताओ डी में, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना और आंसर करना, डी सबशेल में अगर हमें पेयरिंग करवानी है तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सो दैट पेयरिंग स्टार्ट्स? मैं फिर से बोल रहा हूँ, डी में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए सो दैट पेयरिंग स्टार्ट्स? हाँ, तो कंसेप्ट क्लियर है। हाँ जी, 4 कैसे? मैं आपका नाम बराबर प्रोनाउंशिएट करता है या नहीं मेरे को नहीं पता, बट आई थिंक आप सोचो, सिर्फ तीन तीन आंसर आए हैं। थानी, सोचो सोचो, मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए डी के अंदर कि पेयरिंग स्टार्ट हो जाए? यहाँ पे और भी काफी लोग हैं जिनसे एक्सपेक्टेड है, उनका आंसर नहीं आया तक। मैं डी की बात कर रहा हूँ, पेयरिंग स्टार्ट कराने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6। आंसर है 6, है ना? है ना? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर तो सब में एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सब में एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा, पेयरिंग कैसे हो सकती है? पेयरिंग के लिए कितना चाहिए मिनिमम? 6 इलेक्ट्रॉन। वैसे पी में कितना चाहिए मिनिमम कि पेयरिंग स्टार्ट हो? पी में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए मिनिमम कि पेयरिंग स्टार्ट हो? परफेक्ट परफेक्ट, आंसर आ रहा है, अब समझ में आ रहा है, काफी लोग आंसर कर रहे हैं। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मिनिमम कि पेयरिंग स्टार्ट हो? एफ में परफेक्ट, हो गया क्लियर, मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, क्योंकि आंसर्स आ रहे हैं, सही है, ठीक है? तो आई थिंक आपको क्लियर है अभी, ठीक है? तो यही है, देखो अभी वही लिखा है कि द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी सबशेल, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द पी ऑर्बिटल देन विल बी, जो उन्होंने दिखाई है ना, ऐसा होगा। बट इन्होंने, आपको पता है एरोज ऐसे नहीं बनाते, ठीक है? 1 2 3 और फिर चौथा इलेक्ट्रॉन, है ना? एंड नॉट एज, ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग, ठीक है? It is observed that half-filled and fully filled set of degenerate orbital has extra stability. ये मैंने आपको बताया कि कभी भी फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके पास हमेशा ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ज्यादा स्टेबिलिटी है इसका मतलब एनर्जी क्या होगी? एनर्जी ज्यादा है कि कम है? हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के पास एनर्जी ज्यादा होती है कि कम होती है? हाफ फील्ड और फुल फील्ड के पास एनर्जी ज्यादा होती है या कम होती है? ओके, ओके, गलत बता रहे,
एनर्जी एंड स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये रूल है। अब आप ही सोचो, अगर आपके पास काफी ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, किसी भी इंसान, चलो किसी का एग्जांपल ले लो, जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो ज्यादा एक्साइटेड होगा, फिर इधर उधर घूमेगा। ये अब यही इसकी कंपैरिजन में, इधर उधर घूमना इज नॉट स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी का मतलब एक ही जगह पर रहना है स्टेबिलिटी। अब आप सोचो उसकी जगह एक ऐसा इंसान है जो काफी बीमार है, बेचारा काफी बीमार है, उसके पास एनर्जी बची ही नहीं है, पूरे दिन हो गया उसकी कुछ फीवर एंड ऑल होने की वजह से उसकी एनर्जी पूरी जा चुकी है, काफी वीक है वो। अब वो एक जगह ही बैठा रहेगा, इसका मतलब है वो ज्यादा स्टेबल है। लॉजिक सी बात है, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, हमेशा ध्यान रखना। तो आप लोगों ने आंसर उल्टा दिया, समझ में आया आंसर क्या आएगा? करेक्ट करो। आंसर इज लेस। एनर्जी कम है उनके पास। जब कभी भी कोई बोले ना आपको कि स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो वहीं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एनर्जी इसके पास कम होगी। ठीक है, ध्यान रखो, बहुत ही लॉजिक है ये, लॉजिक सी बात है। इसमें काफी फिजिक्स भी देख सकते हो, बट ध्यान दो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी हो गया। ठीक है, अभी दो तरीके होते हैं। एक होता है ऑर्बिटल नोटेशन, दिस इज ऑर्बिटल नोटेशन। मतलब अगर आप ऐसा लिख रहे हो, NS2, NP6, ND10, दिस इज, ये ऑर्बिटल, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल नोटेशन। एक मिनट, ओके। तो दिस इज नोन एज ऑर्बिटल नोटेशन। मतलब ये जो लिखना, ऐसे जो लिखते हैं हम, आई होप आवाज आ रही है, बिकॉज फिर से मेरा नेट खत्म हो चुका है। आवाज आ रही है? ऐसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, आपने पीरियोडिक टेबल में भी देखा होगा। उसको बोलते हैं ऑर्बिटल नोटेशन, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल नोटेशन। और हमें पता है एस के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक। पी के पास कितने होते हैं? तीन। तो ये जो ड्रॉ कर रहे हैं हम, बॉक्सेस ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल डायग्राम। दैट इज नोन एज ऑर्बिटल डायग्राम। तो दो चीजें, एक ऑर्बिटल नोटेशन है, दूसरा ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो हम ऐसे लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये सब क्या है? ऑर्बिटल नोटेशन। अगर उसके नीचे हम उसके बॉक्सेस ड्रॉ करते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल डायग्राम। आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग हुआ है क्या? नहीं हुआ होगा ऑब्वियसली, ये सब के बिना ऑर्बिट केमिकल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। हुआ है क्या केमिकल बॉन्डिंग? नहीं हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि ये सब कंसेप्ट ही नहीं पता है, तो ऑर्बिट केमिकल बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बिना केमिकल बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। आपने आई नो क्यों लिखा है? ठीक, ओके। तो हम दो तरीके से बता सकते हैं, दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज ऑर्बिटल नोटेशन एंड ऑर्बिटल डायग्राम। है ना, वही सब यहाँ पर लिखा है, तो वो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग, देख सकते हो। देखो अभी हाइड्रोजन में 1s1 होता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, तो उसका ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा है, ऑर्बिटल नोटेशन ऐसा है। ठीक है, हम ये सब नहीं करते, हम कोई अच्छा कोई एक एलिमेंट लेते हैं, समझो हमने ऑक्सीजन ले लिया, कोई भी ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ऑक्सीजन, हमें पता है ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कितने होते हैं? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी? 1s2, 2s2 एंड ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? 4। तो पी में कैपेसिटी तो 6 होती है, बट हम हमारे पास अभी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितने बचे? हमारे पास सिर्फ 4, तो हम क्या लिखेंगे? 2p4। तो 1s2, 2s2, 2p4, है ना, 1s2, 2s2, 2p4, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ऑर्बिटल नोटेशन है, इसके नीचे मुझे ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो ऑर्बिटल डायग्राम क्या होगा इसका?
1 2 1 2। एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है तो ऐसे ही भरेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है और थोड़ा काफी क्लोज है तो दिख नहीं रहा होगा। सही है क्या ये? स्क्रीन पे दिख रहा है? सही है क्या ये? ठीक है, तो इस तरह से आपको आपका होमवर्क है कि आप 30 एलिमेंट्स तक 30 एलिमेंट्स तक उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग 30 मत लिखो क्योंकि बीच में कुछ एक्सेप्शंस है। चलो लिखो, ठीक है, मैं एक्सेप्शंस भी बता दूंगा। 30 इलेक्ट्रॉन्स तक आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलोंग विथ ऑर्बिटल डायग्राम, अलोंग विथ ऑर्बिटल डायग्राम। 30 इलेक्ट्रॉन, 30 एटम्स तक, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 30 है, 30 एटॉमिक नंबर जिंक का है, तो जिंक तक आपको लिखना है। ये जिंक तक आपको सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, इतना करना है आपको, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और नहीं लिखने आएगा तो मुझे बता देना कि मुझे वो लिखने नहीं आ रहा है। या आप देख सकते हो, कॉपी नहीं करना, ये रहा, ये 30 तक ही है, ये 30 तक है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। और एक चीज़ बता दो, यहाँ पर कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। अब ये कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं वो भी बता देता हूँ। क्या होता है ना, समझो कि अगर आपके पास आ जाए 30, एटॉमिक नंबर मैंने आपको दे दिया 13, ठीक है, 13 एल्यूमिनियम होता है। अब एल्यूमिनियम के लिए नेटवर्क इश्यूज हो रहा है। आप लोग को आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, लेक्चर को यही रोक देते हैं बिकॉज आई थिंक नेटवर्क इश्यूज आने ही वाले हैं। तो बेटर है कि हम लेक्चर को रोक ही देते हैं क्योंकि आप सुन नहीं पाओगे, बीच में वापस कट लेक्चर कैंसिल हो जाएगा ना। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। मैंने जितना आप लोगों को होम अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं इसलिए। बाय। ओके।